टी टू द पावर -2, यानी कि जो कांस्टेंट अल्फा है हैज डायमेंशंस टी टू द टी टू द पावर -2। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लेंगे इसे। तो ये जो t है इसकी जो डायमेंशन है वो टी टू द पावर 2। तो अगर डायमेंशन करना है जीरो यहां पर, मतलब डायमेंशन लेस करना है, तो ये जो अल्फा है इसको क्या करेंगे -2, बस खत्म। ठीक है, दोनों ये +2 ये -2 कैंसिल हो जाएंगे, पूरा क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस। तो था इतना ही, लेकिन ये जो चीज थी इसको समझना जरूरी था। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, जैसे यहां 2 ही क्वांटिटीज थी ना, लेकिन अगर अगले क्वेश्चन पर हम जाएंगे तो वहां पर कुछ ज्यादा चीजें हैं, तो उसमें आपको फिर ऐसे ही करना पड़ेगा लिखने की। जैसे यहां पर लिख दिया, अब आप हमेशा याद रखो कि कहीं पर भी कोई चीज डायमेंशन लेस है तो उसको m0 l0 t0 सीधे लिख दो, या एग्जाम में है तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं, सीधे 1 लिख दो और सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि आईआईटी में पूछा गया था। इन द रिलेशन, नोट ही कर लिया ना ये, इन द रिलेशन p इज इक्वल टू अल्फा अपान बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा z अपान k थीटा, p इज प्रेशर, z इज डिस्टेंस, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड थीटा इज द टेम्परेचर, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा विल बी। अब देखो यहां पर आपसे उसने कहा बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले तो जैसे हमने लिखा ये फंक्शन कि जो p है वो हो जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा, और फिर यहां पर है e टू द पावर माइनस अल्फा z डिवाइडेड बाई k थीटा। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब आप सोचो, उसने आपसे कहा बीटा जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होगा। तो हमें यह पता है कि e तो एक नंबर है और जो पावर है वो तो पूरा डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब इधर तो कोई चीज डायमेंशन वाली दिख नहीं रही। फिर याद करो, एक पॉइंट आपको बताया गया था कि इक्वल हो, प्लस हो, माइनस हो, ग्रेटर देन, लेस देन, उसके दोनों तरफ की डायमेंशंस सेम होती हैं। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि p की जो डायमेंशन होगी वो अल्फा अपान बीटा की डायमेंशन के बराबर होगी। हम सिर्फ स्ट्रेटजी बनाएंगे पहले कि p की डायमेंशन अल्फा अपान बीटा की डायमेंशन के बराबर होगी। अब p तो उसने कह दिया प्रेशर ml-1 t-2, ठीक है, हमें डायमेंशन पता है। लेकिन जब तक अल्फा की डायमेंशन नहीं पता होगी तब तक आप बीटा निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। बीटा निकालना है तो अल्फा की पता होनी चाहिए। अब अल्फा कैसे पता हो, तो हम वही पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो पावर वाले कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि ये डायमेंशन लेस होगा, तो ये अगर डायमेंशन लेस है तो फिर इसको हम उठाकर 1 लिख देंगे। अब इसमें हमें हर चीज की डायमेंशन पता है भाई। जेड यहां पर देखो तो क्या है, जेड डिस्टेंस है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा टेम्परेचर उसने दिया है, अल्फा की डायमेंशन निकाली। लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन ना पता हो, ठीक है। तो अगर नहीं पता है तो अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि हम लोग आगे हीट पढ़ेंगे ही और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वगैरह की डायमेंशन वहां पर सब आ ही जाते हैं। कई फंक्शंस, कई फार्मूले होते हैं जिसमें अल्फा आता है, सॉरी ये के आता है। तो हम आपको एक फार्मूला याद दिलाते हैं हीट का, जो लगभग सभी लोगों को पता रहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 RT होता है, KT होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, 2-3 बार लगातार उसमें पेपर्स में पूछा गया फॉर्मूला। तो आगे हम बताएंगे भी कहां कहां कब पूछा गया जब हीट पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोग को बहुत जनरल फॉर्मूला है जो कि पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें यहां पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो एनर्जी ही हो गई ना फिर, क्योंकि पर मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल तो नंबर है ना, उसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। तो इसका मतलब ये जो है इसकी जो डायमेंशन हमें निकालनी है, तो इधर क्या हो जाएगा ml² t⁻⁻2। 3/2 की कोई डायमेंशन होती नहीं है, k की डायमेंशन हमें निकालनी है, और जो t है वो टेम्परेचर है, तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी k, कैपिटल के, मतलब हम लोग सिंबल k ही यूज करते हैं ना टेम्परेचर के लिए। तो जो k है यहां पर, ये सॉरी स्मॉल k, इस स्मॉल k की जो डायमेंशन है वो हो जाएगी ml² t-2 और k-1, ठीक है। ये डायमेंशन हो गई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, ठीक है। जो k है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था,
और इसी की डायमेंशन हमने यहां पर निकाल ली। बस यही एक प्रॉब्लम वाली बात है। अब देखो यहां से कि जो अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के थीटा है ये क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो अब सीधे लिख दे रहे हैं m0 l0 एंड t0 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर आप देखें तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा के थीटा डिवाइडेड बाई जेड, यही होगा ना, के थीटा ऊपर जेड नीचे। और अब हम सबकी डायमेंशंस रख दें तो के की डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2 k माइनस 1, थीटा टेम्परेचर है क्या हो जाएगा k, और नीचे यहां पर z क्या है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा l। देखो k और माइनस k कैंसिल, ठीक है, एक l कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहां पर ml, क्या बचेगा, ml t टू द पावर माइनस 2, ठीक है, ये बचेगा। अब अगर आप देखें यहां पर तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ml t टू द पावर माइनस 2 किसकी डायमेंशन होती, फोर्स की, यानी कि P ये जो है वो है प्रेशर और ये है फोर्स, तो ये क्या होगा, खत्म कहानी यहीं पर, ठीक है भाई। जब सीधे पता है तो कुछ आगे लिखने की जरूरत है, एग्जाम में बैठे होते तो लिखते थोड़े, यहां तो अभी हम लिख लेंगे लेकिन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं। ये प्रेशर है, ये फोर्स है, तो ये एरिया ही होगा। और आप यहां पर सीधे आंसर टिक कर सकते हैं कि बीटा की डायमेंशन हो जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन यहां हो जाएगा m0 l स्क्वायर t0, क्योंकि एरिया की डायमेंशन होती है l स्क्वायर। लेकिन यहां पर हम लोग लिख लेंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा, नाउ डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ बीटा। तो जो बीटा की डायमेंशन है वो हो जाएगी अल्फा डिवाइडेड बाई p। अल्फा हो गया ml t टू द पावर माइनस 2, ये हो जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2 दैट इज इक्वल टू l स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लेंगे जल्दी से। नोट कर लेना सभी ने। हो गया, चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने समझ लिए, इसमें जो एक कॉन्सेप्ट समझना था वो आपने समझ लिया कि किसी भी क्वांटिटी की जो पावर है वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग इस बात को गड़बड़ तरीके से याद कर लेते हैं। उनको लगता है अगर पावर है तो डायमेंशनलेस ही होगी, क्योंकि हमने आपको एक बताया था ना, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। तो वहां पर आपको क्या समझाया गया था कि ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो वो चीज क्या होगी, गलत हो जाएगी, ठीक है, फिर वो सही नहीं माना जाएगा। जैसे आप यहां पर समझ लो जरा, यहां पर समझा देते हैं आपको कि जैसे हमने मान लिया, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूं, और इस पर सेल्फ इवैल्यूएशन में क्वेश्चन दे रखा है हमने, ठीक है। जैसे अगर आप ऐसे सोचो कि हमने यहां पर एक कोई क्वांटिटी लिख दी a और हमने यहां पर लिख दिया a टू द पावर x डिवाइडेड बाई y, ठीक है, और फिर हमने कह दिया x जो है वो मीटर में है और y जो है वो सेकंड में है। क्या ये पॉसिबल क्वांटिटी होगी, होगी या नहीं होगी, जल्दी बताओ। नहीं होगी ना, क्यों, क्योंकि जो पावर है वो डायमेंशनलेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकंड, तो पावर हो गई मीटर पर सेकंड, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पावर की डायमेंशन हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये पॉसिबल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि वो चीज जो यहां पर आपको बताई जा रही है ऐसा क्या, मतलब ऐसा होगा ही, ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर ऐसा है, अगर ये एक्स वाई दोनों मीटर में होते तो ये पॉसिबल क्वांटिटी हो जाती, लेकिन डिफरेंट है तो ये पॉसिबल क्वांटिटी नहीं होगी, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं। ये नहीं मान लेंगे कि ये पावर है तो ये तो डायमेंशनलेस होगा ही, होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं तो वो चीज गलत होगी, ठीक है, समझ गए ना बात। जैसे हम लोगों ने वो एनसीईआरटी वाला एक क्वेश्चन किया था जिसमें वो मिसप्रिंट वाला था कि कुछ मिसप्रिंट हो गया है और उसकी वजह से ऐसे हुआ, तो उसमें यही चीज तो चेक कर रहे थे कि जैसे अगर लिखा गया है साइन और उसके आगे हमने लिख दिया ए बी डिवाइडेड बाई टी, तो ये एंगल ही तो होगा और एंगल डायमेंशनलेस होना चाहिए। अगर है तो सही है, नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो हमें ये चेक करना रहेगा कि ए बी और टी रखेंगे तो ये पूरा डायमेंशनलेस हो जाए।
अगर नहीं हुआ तो वो गलत है, और अगर हो गया तो फिर ठीक होगा वो। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है जो एक बार सिर्फ आपके यहां पूछा गया एआईपीएमटी में, और वो भी काफी पहले पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है कि इसमें इंडिपेंडेंट इक्वेशंस का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इंडिपेंडेंट इक्वेशंस नहीं बनती, मतलब डिपेंडेंट इक्वेशंस बन जाती हैं, इसलिए ये सॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया। इस कॉन्सेप्ट पर दोबारा कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट ये क्वेश्चन आपके यहां पूछा जा चुका है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कभी रिपीट ही हो जाए, क्योंकि कुछ अलग कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं होता है कि जो बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया वो बेकार ही हो, कभी कभी बहुत पहले भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस या कुछ अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं। तो वही चीज यहां पर है कि इसमें थोड़ा सा एक मैथमेटिकल अलग कॉन्सेप्ट लगा था, तो हम लोग इस क्वेश्चन को यहां पर देख लेते, वरना ये क्वेश्चन आप इसमें फंस जाएंगे जब प्रीवियस ईयर करेंगे, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पर डाल दिया। पढ़ते हैं। P represents radiation pressure, C represents speed of light and S represents radiation energy striking per unit area per second. The non-zero integers, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं होंगे, ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर्स एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आप जीरो नहीं ले सकते हैं, एक्स वाई जेड सच दैट पी टू द पावर एक्स, एस टू द पावर वाई, सी टू द पावर जेड इज डायमेंशनलेस आर, मतलब एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू बतानी है जबकि ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो। ठीक है, तो अब हमें देखना है, हमें ये पता है कि डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है, एम जीरो, एल जीरो एंड टी जीरो, तो हमें उसी फॉर्मेट में इसको लाना पड़ेगा पहले, मतलब हमें इन तीनों की डायमेंशंस रखनी होगी। अब जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा रेडिएशन प्रेशर क्या चीज है, प्रेशर तो सुना था, रेडिएशन प्रेशर क्या है, तो रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन जो जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विकिरण, ठीक है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर होता है, मतलब ऐसे इसको आप सिंपली समझ लो कि जो भी रेडिएशन है, चाहे वो लाइट हो, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल लाइट को ही लेते हैं, वैसे वो चाहे एक्सरे हो चाहे गामा रेज हो, सब रेडिएशन ही तो कहे जाते हैं। तो जो लाइट है उसके दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा, एक पार्टिकल नेचर दूसरा वेव नेचर होता है। तो जब हम पार्टिकल नेचर लेकर चलते हैं तो उसको मानते हैं एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट जिनको हम फोटॉन बोलते हैं। ठीक है, एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो h न्यू के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर हम एक फोटॉन की बात करें, अगर हम एक फोटॉन की बात करें तो वो एक छोटा सा पार्टिकल जैसा, मतलब एक एनर्जी पैकेट की तरह से हम अज्यूम कर सकते हैं, और उसका एक मास भी होता है जिसको हम डायनेमिक मास बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, डायनेमिक मास। डायनेमिक इसलिए टर्म यूज किया जाता है क्योंकि फोटॉन का रेस्ट मास जीरो होता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं बता रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा आपको बस जनरल एक आइडिया दे रहे हैं रेडिएशन प्रेशर का। तो जैसे आप एक सिंपली समझ लो कि एक बॉल है, यहां पर एक तो ये दीवार हो गई, ठीक है, वॉल है ये, और एक बॉल है यहां पर, और इस बॉल का कुछ मास है, तो ये यहां पर आएगी और कोलाइड करेगी और रिबाउंड कर जाएगी। ठीक है, ऐसे। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो इसके मोमेंटम में चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम जो है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम में चेंज होगा। अब जब मोमेंटम में चेंज होगा तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। ठीक है, यही तो न्यूटन सेकंड लॉ होता है, और न्यूटन सेकंड लॉ F बराबर ma नहीं होता है, ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है न्यूटन सेकंड लॉ की। दिस इज नॉट न्यूटन सेकंड लॉ, ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है जिसमें मास को कांस्टेंट मान लिया जाता है। न्यूटन सेकंड लॉ एक्चुअल में ये होता है F इज इक्वल टू dp बाई dt, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो dp बाई dt जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या हो गया, फोर्स, और अगर फोर्स है, किसी एरिया पर फोर्स लग रहा है तो वहां प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये यहां पर एक तरह से प्रेशर आ गया, यानी कि जब ये बॉल इस पर कोलाइड करेगी तो एक प्रेशर जनरेट करेगी। ठीक है, यही चीज लागू होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, मतलब जो गैसेस किसी कंटेनर में रखी जाती हैं तो वो प्रेशर जनरेट करती हैं, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगता है, और यही कॉन्सेप्ट रेडिएशन में भी लगता है कि अगर यहीं पर मान लिया लाइट आ रही होती तो फोटॉन्स जा रहे होते, और फोटॉन्स किसी सरफेस पर जब स्ट्राइक करते हैं
तो वो दो कंडीशंस हो सकती है, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और या वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो जो भी कंडीशंस हैं उसके थ्रू उनके मोमेंटम में चेंज होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स कहेंगे और फोर्स अपॉन एरिया को हम प्रेशर कहेंगे। क्योंकि ये प्रेशर रेडिएशन यानी कि लाइट के कारण या एक्सरेज के कारण होगा, तो इसीलिए उसको नाम दे दिया जाता है रेडिएशन प्रेशर। लेकिन इसकी डायमेंशंस वही रहेंगी जो प्रेशर की डायमेंशन रहती हैं, क्योंकि वो है तो फोर्स अपॉन एरिया ही, ठीक है। बाकी ये पॉइंट ऐसे ही मैंने समझा दिया यहां पर। ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक, तो वहां पर ये चीजें प्रॉपर वे में आएंगी, तो वहीं पर हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो ऐसे आ गया था तो मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया। तो प्रेशर की डायमेंशन हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन हमें पता है, हमें यहां पर एस की डायमेंशन देखना है क्या होगा। तो हम आपसे चाहेंगे कि जैसे प्रेशर की डायमेंशन हमने यहां पर लिख दिया कि जो प्रेशर की डायमेंशन है वो क्या है, ml -1 t -2, ठीक है। ये डायमेंशन हो गई प्रेशर की। और स्पीड ऑफ लाइट की भी डायमेंशन, वो तो स्पीड की हो जाएगी lt -1, ठीक है। हमें एस की डायमेंशन चाहिए, ये आप निकाल के बताओ। सभी लोग एक बार ट्राई करें फिर बताएंगे। mt -3, mt -3 एक आंसर आया। और mt -3 और किसी का कुछ, यही आ रहा है, यही आ रहा है mt -3, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये जो एनर्जी रेडिएशन यहां एनर्जी दी गई है, तो वो एनर्जी का फॉर्मूला नहीं था, ठीक है। क्लियर था ना आपको, हम लोगों ने पढ़ लिया था डायमेंशन जो डेफिनेशन बेस्ड होती, तो यहां डेफिनेशन दी गई थी। डेफिनेशन क्या है कि एस एनर्जी नहीं है, बल्कि वो एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड है। तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, हालांकि ये चीज हम बता चुके हैं, फिर यहां पर लिख दे रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट सेकेंड लिखो चाहे टाइम लिखो, से कोई प्रॉब्लम नहीं। एनर्जी हो जाएगी ml² t -2, एरिया हो जाएगा L², टाइम हो गया t। तो यहां से हमें s की डायमेंशन पता चल गई, दैट इज m, L² कैंसिल हो जाएगा, t⁻⁻3, ठीक है। ये एक्चुअल में इसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं, आगे ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आ गया यहां पर m t⁻⁻3। अब आप देखो यहां पर सभी डायमेंशंस हमें पता हो गए। अब उसने कहा ये चीज डायमेंशन लेस होनी चाहिए, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, p⁻x, s⁻y और c⁻z, ये होना चाहिए डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस का मतलब m0, l0 एंड t0, तीनों ही जीरो हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पर अब हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इनकी डायमेंशंस रखेंगे। तो p की डायमेंशन क्या है, ml -1 t -2 और ये हो जाएगा x। ऐसे ही यहां पर जो s है उसकी डायमेंशन क्या है, m, t⁻³ और ये हो गया y, और c के लिए हो जाएगा lt -1 और ये हो गया z। दिस इज इक्वल टू m0, l0 एंड t0। अब हम लोग यहां पर एक काम करेंगे कि इसमें एक्चुअल में सभी जीरो ही दे दिए गए हैं, तो यहां जो इक्वेशंस बनती हैं वो डिपेंडेंट इक्वेशंस बन जाती हैं। तो डिपेंडेंट इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में जैसे अगर हम आपको दें यहां पर कि x + y = 2 और 2x + 2y = 4, और हम आपसे कहें कि ये आपको हमने दो इक्वेशंस दे दी हैं,
आप x और y की वैल्यू सॉल्व करके बताओ, क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना, कि बताएंगे? कहे दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो ना। नहीं सॉल्व होंगी? क्यों नहीं सॉल्व होंगी? सेम ही तो है, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब जब सेम इक्वेशंस हैं और 2 अलग अलग तरह से बस लिख दिया गया है तो वो सॉल्व नहीं होंगी, वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जा रहा है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर हम कुछ भी इसमें चेंज कर देते कहीं पर भी, मान लीजिए 2 था इसको हम 3 कर देते, या ये प्लस था उसको हम माइनस कर देते, कुछ हम ऐसा चेंज कर दें उसके अंदर कि ये दोनों अब एक जैसी नहीं, अब इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब अब ये डिपेंडेंट इक्वेशंस नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट हो गए। अब इनको सॉल्व करके आप एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशंस अगर होंगी तभी आपको आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे इस तरह की इक्वेशंस बनाकर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इसमें यही प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम लोग यहां पर इसे ऐसे लिख लेते हैं कि जो m है उसकी पावर अलग करके लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, m टू द पावर यहां पर आएगा x, यहां पर आएगा y, तो इसको हमने यहीं पर लिख दिया x प्लस वाई, अलग अलग कर दिया जैसे किया जाता है, l टू द पावर। अब l की पावर क्या आएगी, आप देखो यहां पर आएगा माइनस x, तो हमने लिखा यहां माइनस x, फिर यहां पर क्या आएगा प्लस z आ जाएगा, तो प्लस z हो गया। फिर ऐसे ही हम t के लिए लिखेंगे माइनस 2x, माइनस यहां पर 3y और माइनस z, ठीक है, ये हो गया। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू m0, l0 एंड t0। अब इसे अगर यहां पर जीरो करना है, ठीक है, ये पूरा फंक्शन जीरो यही आ जाए ना, तो इसका मतलब x प्लस वाई भी जीरो होना चाहिए, माइनस एक्स प्लस जेड भी जीरो होना चाहिए, तभी तो l जीरो होगा, और माइनस 2x माइनस 3y माइनस जेड जीरो होना चाहिए, तब t जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस बन जाएंगी ना, लेकिन ये तीनों इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होंगी। तो अब वो चीज हम करके नहीं आपको दिखा रहे हैं। जैसे आपके दिमाग में आएगा कि हमें पता कैसे चलेगा, तो पता या ऐसे ही चल जाता है कि जैसे जब आप तीनों इक्वेशंस को देखते हैं, ये सब मैथमेटिकल रूल्स होते हैं, तो इसीलिए शायद ये दोबारा कभी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया, क्योंकि उसमें फिर हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं या 2 इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तीसरी इक्वेशन बन जा रही है, तो वो फिर डिपेंडेंट इक्वेशंस हो जाती है। तो इसमें जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन सॉल्व ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम लगा देंगे हिट एंड ट्रायल, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन इसे सेटिस्फाई करेगा, बस हमें ये चेक कर लेना है। तो आप जरा देखो यहां पर, जैसे हम पहले ऑप्शन में +1 +1 +1 है, तो आप देखो यहां 1 + 1 करेंगे क्या हो जाएगा 2, जब यहां 1 + 1 2 हो जाएगा और इधर क्या होना है 0, तो क्या सही है? नहीं सही, जो इधर है वही उधर होना चाहिए, क्योंकि इसी चीज को उसने कहा है कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसकी पावर 0 नहीं हो रही, यानी कि पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। समझ गया ना। सेकंड ऐसे चेक करो, तो सेकंड में x है -1 और y है +1, तो यहां हमने रखा -1, ठीक है, यहां पर सॉरी ये यहां पर x की जगह रखा हमने -1 और y की जगह पर +1, तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ये एक बात तो क्लियर हो गई, तो सभी को होना चाहिए ना। तो अगला चेक करते हैं -x + z, अब जब -x रखोगे तो +1 हो जाएगा, और z पहले से ही +1 है, तो जैसे पहले ये 1 + 1 2 हो गया था, अब की बार ये 2 हो जा रहा है, यानी कि यहीं से क्लियर हो गया कि ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कुछ कर नहीं रहे इसमें, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक्स वाई की वैल्यूज रखकर चेक कर रहे हैं। 0 आ जाना चाहिए तीनों को, लेकिन ये 0 भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो पहले दूसरे ऑप्शन तो गलत ही हो गए। अब तीसरा देखेंगे, तीसरे में अगर हम यहां x और y को रखते हैं, ठीक है, तो +1 -1 0 हो जाएगा। अगर हम यहां पर x और z रखते हैं, तो x को रखेंगे 1 और z को रखेंगे वो भी 1, तो एक माइनस है और एक प्लस है, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तीसरा चेक, मतलब 2 0 हो गए, अब बस तीसरा अगर हो गया तो ये आंसर सही हो जाएगा। तीसरे को चेक करते हैं, तो तीसरा थोड़ा बड़ी क्वेश्चन है, तो मैं लिखकर दिखा दे रहा हूं, -2x -3y -z। अब इसमें आप वैल्यू रखो यही वाली, x की जगह 1 रखेंगे तो -2, y की जगह -1 रखेंगे तो +3,
क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जेड की जगह पर रखेंगे 1, क्या हो जाएगा -2 -1 -3 +3 कैंसिल होकर, यानी कि यहां पर क्या हुआ कि ये जो तीसरी इक्वेशन है, मतलब तीसरा जो ऑप्शन है, ऑप्शन कह देंगे, तीसरा जो ऑप्शन है वो इस एक्सप्रेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, और इसीलिए यही थर्ड ऑप्शन ही यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा ही, इसीलिए मैंने यहां पर डाल दिया। नोट कर लेंगे इसे। ट्वेंटी नंबर का क्वेश्चन तो हम लोग ने कर ही लिया था ना। हम लोगों ने यहां पर डायमेंशंस अलग अलग क्वांटिटी की निकालना सीखा है, लेकिन हम लोगों ने सारी चीजों की डायमेंशंस निकाली नहीं थी। हम लोगों ने जस्ट यहां पर क्या किया था, डायमेंशन निकालना सीख लिया था। बाकी तो पूरी फिजिक्स में फार्मूला हम लोगों ने यही समझ लिया कि फार्मूला पता है तो डायमेंशंस तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर क्या थी, हम लोगों ने इन पूरे चैप्टर्स में, इस पूरे चैप्टर में सीखा गया कि डायमेंशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन, वो हम लोगों ने समझा था, उससे जो रिजल्ट्स निकले थे उनको हम लोगों ने देखा था और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। फिर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर किस तरह से कन्वर्जन हम लोग करते हैं। उसमें हमने आपको सारे टाइप्स बताए थे। हमने क्या कहा था कि क्वेश्चंस के टाइप पर फोकस रखेंगे तो उस सेक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा टाइप क्या था, टू एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि हम लोग देख चुके थे पहले ही। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो पावर है वो किसी भी क्वांटिटी की वो हमेशा यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस रहेगी, उस पर क्वेश्चन देख ले। मतलब हर अलग अलग तरह के जो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। हमने आपको बताया था जब कन्वर्जन ऑफ यूनिट का केस, तो उसमें हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि कन्वर्जन में हमने 3 तरीके के क्वेश्चंस बताए थे, लेकिन हमने एक बात और कही थी कि एक चौथा टाइप भी होता है। लेकिन हमने साथ में कहा था कि एक्चुअल में वो टाइप नहीं है, वो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। और वो 2 चीजें क्या है कि कन्वर्जन वाला भी केस यूज होगा और साथ में एस्टेब्लिश रिलेशन वाला भी केस यूज होगा। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन बना दिया जाए तो उसका मेथड क्या होगा, क्योंकि दोनों चीजें तो हम कर चुके हैं, काफी अलग अलग उसमें क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन हम अलग से आपको दे रहे हैं जिसमें वो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नीट में आपके यहां 2022 में पूछा गया था, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था जब प्लेन एंगल सॉलिड एंगल पढ़ रहे थे। तो वहां पर क्या था, जैसे एक बार बताए थे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल्स हैव डायमेंशंस बट नो यूनिट, नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स बट नो डायमेंशन। फोर्थ ही सही था, क्योंकि प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। तो यूनिट तो दोनों की है, लेकिन जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं। तो यूनिट्स तो रहेंगी बट नो डायमेंशन। यही यहां पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो असाइनमेंट में नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को लिख लो देखकर यहां पर, और उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। दिख रहा है, अब जूम कर दिया। A unit of mass is 1 kilogram, unit of time is 1 minute, and unit of acceleration is 10 meter per second square, then unit of energy is, यही आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो जैसे क्वेश्चन पढ़ा हमने, अब हमारे माइंड में हिट करना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमें कहाँ का है, कौन से पॉइंट का, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन दिख रहा है। तो हमें ये सीधे सीधे कन्वर्जन ऑफ यूनिट का ही तो दिख रहा है। उसी में तो ऐसा था कि अगर यूनिट ऑफ मास ये हो, यूनिट ऑफ टाइम ये हो, तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इतना है, तो यूनिट ऑफ एनर्जी। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ यूनिट में किए थे। अब उस केस में आपको सबसे पहला पॉइंट क्या बताया गया था
कि अगर कन्वर्जन का केस है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? स्टेप्स याद रखो, फिजिक्स में बहुत याद रखना पड़ता है। सबसे पहले डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन लिखने के बाद सबसे पहले हमने लिखा डायमेंशन, डायमेंशन लिखने के बाद हम लिखते हैं न्यू यूनिट, और न्यू यूनिट में हम वही सारी यूनिट रखकर सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि डायमेंशंस आपको लिखनी तो रहती हैं, लेकिन जितनी चीजें उसमें यूज हुई उन्हीं के टर्म में लिखना होगा आपको, ठीक है, जो यूज हुआ यहां पर। ऐसा थोड़ा कि एनर्जी की डायमेंशन है तो हम लोग यहां पर ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी की डायमेंशन है तो हम लोग यहां पर E की डायमेंशन लिख दें ml² T-2। भाई डायमेंशन तो ये होती है एनर्जी की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर उसने मास तो दे रखा है, ठीक है, टाइम भी दे रखा है उसने, लेकिन यहां तो L² उसने एक्सलेशन दे रखा है। यानी कि हमें एनर्जी को लिखना पड़ेगा मास, टाइम और एक्सेलरेशन के टर्म में, मतलब यहां से L को आपको हटाना पड़ेगा और उसकी जगह एक्सेलरेशन लाना पड़ेगा। तो ये काम हमने कहां सीखा कि स्टेब्लिश रिलेशन वाली कंडीशन आ गई ना, कि आपको इन चारों चीजों में रिलेशन स्टेब्लिश करना है। एनर्जी को लिखना है मास, टाइम और एक्सेलरेशन के फॉर्म में। तो पहले हम एनर्जी को मास, एक्सेलरेशन और टाइम के फॉर्म में लिखेंगे एंड देन हम उसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यही तो हुआ ना। अब ये अगर टाइप आपने समझ लिया तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी दे दे, वो एनर्जी की जगह फोर्स लिख दे, क्या फर्क पड़ता है? हम फोर्स बराबर लिख लेंगे डायमेंशन, और फिर उसको हम वैसे ही फोर्स को मास, टाइम और एक्सेलरेशन के टर्म में लिखेंगे, जैसे भी जो भी आएगा। हमें एनर्जी दे दिया जाए, हमें प्रेशर दे दिया जाए, हमें कोई भी अननोन क्वांटिटी दे दी जाए, हम उन चारों का रिलेशन पहले लिखेंगे और उसके बाद हम कन्वर्जन का केस यूज कर लेंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब वो दोनों चीजें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए बस, इसीलिए हमने आपसे क्या कहा था कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी। मतलब ये नहीं कि यहां पे जो हमने पढ़ लिया काम हो गया, हाँ सारे क्वेश्चंस हो गए, थ्योरी पढ़ ली, वो आपके माइंड में होनी चाहिए, दिमाग में आपके होनी चाहिए सारी थ्योरी, सारे टाइप्स, और वो पूरे पूरे चैप्टर को रिवाइज करो। जैसे होता ना कि पहले हमने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया, समझ लिया पूरा चैप्टर, देन हमें उसके क्वेश्चंस लगाने थे, हमने क्वेश्चंस लगा दिए, फिर एक बार फाइनली एकदम आंख बंद करके पूरे चैप्टर को मन में रिवाइज करो कि हमने पहले स्टेप में क्या पढ़ा, दूसरे स्टेप में क्या पढ़ा, तीसरे स्टेप में क्या पढ़ा। पहले जो हमें ये पॉइंट बताया गया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट, उसमें सर ने बताया था 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक ऐसा होगा जिसमें सीधा कन्वर्जन होगा, एक दूसरा टाइप होगा जिसमें आपको जो है वहां पर यूनिट्स का कॉन्सेप्ट अलग मिल जाएगा, एक तीसरा टाइप होगा जिसमें आपको वैल्यू पूछी जाएगी। तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में आए। फिर ऐसे ही आप एस्टेब्लिश रिलेशन वाला केस आया, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पावर वाला कॉन्सेप्ट। जब ऐसे रिवाइज करोगे तो उसे रिवीजन कहते हैं। ऐसा नहीं कि कॉपी खोला हाँ हो गया, ठीक है, बस तुरंत हो जाता तुम लोगों का। देखना नहीं है, देखने कॉपी बंद हो और पूरा चैप्टर तुम्हारे सामने खुला हो, उसे रिवीजन कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम फार्मूला बुकलेट, स्टूडेंट्स हमसे हर बार कहते हैं, डिमांड करते हैं कि सर फार्मूला बुकलेट आप बिल्कुल लास्ट में देते हैं, पता नहीं क्या है, शुरुआत में दे दिया करिए, वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नहीं, शुरुआत में दे देंगे तो तुम्हारे लिए वो नुकसानदायक हो जाता है, इसीलिए हम कह देते हैं, जब ज्यादा कहते हैं अच्छा ठीक है दे देंगे, लेकिन देते हम आखिरी में ही। रीजन क्या है कि वो सिर्फ आपको एक सपोर्ट के लिए है कि एक साथ मिल गया। रिवीजन फार्मूला बुकलेट से तब बेनिफिशियल रहेगा जब फार्मूला देखकर तुम्हारे दिमाग में पूरा चैप्टर घूम जाए, पूरी थ्योरी आ जाए दिमाग में, तब तो उसका कोई मतलब है। अब वही खाली फॉर्मूले रट लिए, फिर आपके दिमाग में और कुछ आ नहीं रहा है, टाइप आ नहीं रहे, थ्योरी आ नहीं रही, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। हर क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड थोड़े होगा, कुछ फार्मूला बेस्ड भी होंगे तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ घुमाव वाले क्वेश्चंस भी होंगे कि फार्मूला पता है लेकिन उसका एक अलग पर्टिकुलर टाइप है। तो पहले रिवीजन आपको बुकलेट से ही करना होगा, फिर आपको जनवरी फरवरी में उधर वो फार्मूला बुकलेट प्रोवाइड कर दिया गया। फार्मूला बुकलेट जिनके पास भी है जैसे पहले वाली, तो भी आप उसका यूज ना करें, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। पुराने नोट्स जो भी थे वो हमने सबसे कहा था बांध के रख दो पूरी तरीके से, कोई उसमें जरूरत नहीं है पढ़ने की। आपको अगर आप सीक्वेंसली ऐसे ही पढ़ते जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं, यूनिट ऑफ मास इज 1 किलोग्राम। तो पहले हमें रिलेशन यहां पर स्टेब्लिश करना है यूनिट ऑफ एनर्जी और इन तीनों में। तो एनर्जी का डायमेंशन हम लिखेंगे पहले, ठीक। अब ये बार बार ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे जो E है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ml² T-2, ठीक है। अब हमें M और T तो है,
एल नहीं चाहिए, यहां पर एल की प्रॉब्लम है कि एल नहीं चाहिए, मास मास यहां पर है, यूनिट ऑफ टाइम है और एक्सलेशन। अब एक्सलेशन हमें चाहिए। अब आप देखो यहां पर एक्सलेशन जो है उसके लिए हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं इधर लिख देते हैं, डायमेंशनली। तो हम यहां पर एक काम करें पहले, जैसे इसमें एक्सलेशन हमें लाना है तो कई तरीके हैं, तो जैसे हम इसे ऐसे लिख लें, E इज इक्वल टू एम, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, L, मतलब हम इसे वेलोसिटी के टर्म में अगर लिखना चाहें तो एल टी माइनस 1 लिखेंगे, और यहां पर क्या बचेगा, एल टी माइनस 1। मतलब एक तरह से यहां पर ये पूरा जो फंक्शन है, इतना पार्ट, ये एल टी माइनस 1 टू द पावर क्या हो गया, 2। ठीक है, ये हो गया। अगर आप चाहें तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप डायमेंशन से ऐसे करना चाहें तो भी हम डायमेंशन से भी बता सकते हैं, तो ऐसे यहां पर m और ये क्या आ जाएगा, v स्क्वायर। लेकिन अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो हम वो बता देते हैं यहां पर, जैसे उसमें हमने फार्मूले से ही ज्यादातर क्वेश्चंस बताए थे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एनर्जी, कोई भी फार्मूला लिख लो, जैसे काइनेटिक एनर्जी का लिख लिया हमने, हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, तो अब एनर्जी की जो डायमेंशन है वो हाफ की कोई डायमेंशन होती नहीं, मास की डायमेंशन m, और वेलोसिटी की डायमेंशन हमें यहां पर लिखनी। लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्सलेशन और टाइम। तो हमें पता है डायमेंशनली जो वेलोसिटी होगा वो एक्सलेशन और टाइम का मल्टीप्लिकेशन ही तो होगा डायमेंशनली। वैसे तो एक्सलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, लेकिन डायमेंशन वाइज इसीलिए मैंने पहले लिख दिया कि करेक्ट रहे वो चीज। वेलोसिटी a इज इक्वल टू v बाई टी, तो v इज इक्वल टू a इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी की जो डायमेंशन हो जाएगी वो a इंटू टी की डायमेंशन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हम यहां पर रख दें, तो ये हो जाएगा m a इंटू टी टू द होल स्क्वायर, यानी कि E की डायमेंशन यहां पर आ गई m a स्क्वायर एंड t स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तीनों चीजें आ गई, मास भी आ गया, एक्सलेशन भी आ गया और टाइम भी आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, न्यू यूनिट ऑफ E। ठीक है, मास के लिए उसने क्या लिया है, 1 किलोग्राम, तो यहां हमने 1 किलोग्राम लिख दिया। एक्सलेशन के लिए उसने क्या लिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द होल स्क्वायर हो गया। टाइम के लिए उसने लिया है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो ये 60 सेकेंड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां पर 1 kg, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। इसकी कोई टेंशन नहीं रहती, एसआई सिस्टम में है, वो जूल आ जाएगा सीधे, और ये हो जाएगा 3600 और सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर इसे अरेंज करके लिख लें, तो ये 3600 इंटू 10 टू द पावर 2, और ये जूल ही आएगा क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल होती है। अब यहां पर किलोग्राम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो कट पिट के वो जूल के बराबर ही आ जाएगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब इससे आप आंसर मैच करा लो। तो अगर हम देखें तो कौन सा होगा, थर्ड, क्योंकि पावर 6 में लाना है, तो अगर हम यहां पर डेसिमल यहां शिफ्ट कर दें तो 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 0.36 इंटू 10 टू द पावर 4। ये सब हम आपको पहले सिखा चुके हैं पहले लेक्चर में, तो ये आ जाएगा 0.36 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया ना। बस ये टाइप याद रखो, क्योंकि हमने ये दोनों चीजें पहले कर रखी ना, तो इसीलिए इसमें मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं डाले, एक क्वेश्चन बस बता दिया गया इसमें, क्योंकि कुछ अलग है नहीं। ये वाला पार्ट हमने लास्ट में सीखा था और ये वाला पार्ट हमने उससे पहले जस्ट सीखा था। ठीक है, तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट का केस हो गया और ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने का केस हो गया। दोनों चीजों को मिक्स करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बस वही चीज आपको बताएगी, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपके यहाँ नीट में एआईपीएमटी में दिया नहीं गया।
जबकि है इसमें कुछ नहीं। तो अगर पेपर कोई सेट कर रहा है, उसके दिमाग में आया कि चलो एक साथ दोनों चीजें चेक कर लें, तो अगर वो एक साथ दोनों चीजें आपकी चेक करना चाहता है, ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट, तो ऐसा क्वेश्चन बनाकर आपको दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे।